हेलो बच्चों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। भाई हम जो लक्ष्य स्विच कर रहे हैं उसमें हम साइंस के अंदर अब बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री के हमने रसायन विज्ञान के ऑलरेडी 3 चैप्टर कर लिए हैं। उसके पार्ट वाइज पूरे चैप्टर मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बन रही है, जाओ और उसको देखो। और हम आज पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, जो आपका पहला अध्याय है बायोलॉजी का, और आपके साइंस के अंदर इसका 5वां अध्याय इसका नाम है चैप्टर 5। और इसे इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसके आज मैं शुरुआत करूंगा जिसमें हम कम समय में इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना है और लास्ट तक देखना। ओवरव्यू का मतलब इसको पूरा जांच लेंगे कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। फिर एक एक लेक्चर आएगा एक एक टॉपिक पर। अभी बताऊंगा कि एक टॉपिक पर एक लेक्चर आ गया, फिर दूसरे टॉपिक पर, फिर तीसरे टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक वाइज हर लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। छोटे लेक्चर होने वाले, 30 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर खत्म करने की उनको कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से समझ के। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर तुझे अच्छी लगेगी तो, और अपने दोस्तों को तो शेयर कर ही दे। अगर नया है सब्सक्राइब करके रख ले। मेरा नाम है रक्षित रावल और मैं आपको यहाँ पर आपके बड़े भाई के तौर पर मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड वेदांतु 9-10 पर। इसको सब्सक्राइब करके रख ले भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं देखो, सजीव वर्षीय निर्जीव पढ़ेंगे, क्या होता है, आणविक गति पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम की परिभाषा और मुख्य 4 प्रक्रम जो होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये पूरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, बोर्ड के एग्जाम में ना इससे भैया लघु जो प्रश्न, जो तुम्हारा लघु प्रश्न होते हैं ना वो आता ही आता है। जो लघु प्रश्न है वो आता ही आता है भैया, ठीक है। नहीं, लघु भी आता है और दीर्घ भी आता है, लघु भी आता है और दीर्घ भी आता है। दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा तो इसमें भाई ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें तुम्हें 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ज्यादा नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस चैप्टर से। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बता रहा हूँ। और मजा आएगा इसको पढ़ने में, मजा आएगा इसको पढ़ने में। सबसे पहले भैया हम स्टार्ट करते हैं, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, खुद ही सोचो, तुम कैसे बता सकते हो कोई चीज सजीव है? सजीव मतलब एक प्रकार से सर चीज जो जिंदा है, ऐसा बोल सकते हो। या अगर मैं तुमसे पूछ लूं, चलो मान लो भाई तुमने किसी व्यक्ति को देखा वो चल रहा है, ठीक है, आपने मान लिया वो जिंदा है। कोई गाय भैंस कुत्ता है वो आराम से चल रहे हैं, ठीक है जी, वो जिंदा है। कोई सांस ले रहा है, सर जी वो जिंदा है। लेकिन अगर कुत्ता सोया हुआ है, कुत्ते का अगर एग्जाम्पल ले, यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर कुत्ता सो रहा है तो क्या वो सजीव है? कैसे पता लगाएंगे भाई? मान लो तुमने गति से पता लगा कि जो गति कर रहा है, जो चल रहा है सर वो सजीव है। लेकिन अगर कुत्ता सो रहा है तो कैसे पता लगाएंगे कि वो मर गया कि जिंदा है? वो पता लगाएंगे श्वसन से, यानी कि उसके सांस से, यानी कि उसके भैया वो रेस्पिरेशन कर रहा है नहीं, श्वसन कर रहा है या नहीं, वहां से पता लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार निर्जीव, निर्जीव का कैसे पता लगेगा? तो कुछ चीजें हैं जो आइडेंटिफाई हमें करनी है, वो देख यहाँ से। अगर कोई चीज वृद्धि कर रही है, बढ़ रही है, कोई चीज वृद्धि कर रही है, जैसे पेड़ पौधों का कैसे पता लगाएंगे? तुम कहोगे सर उसमें बढ़ते हैं, उनकी वृद्धि होती है, तो हमें पता है कि वो क्या है, सजीव है, वो सजीव है। फिर दूसरा श्वसन, श्वसन का मतलब तो जानते हो ना, श्वसन करते हैं तो भाई जो हमारी गैस है ना उनका आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऐसे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं, तीसरा भाई भोजन ग्रहण करते हैं जो तुम्हारे सजीव हैं। फिर भाई गति करते हैं जो सजीव होते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है भैया, अणुओं में हलचल, यानी कि जो अणु है ना उनमें तो हलचल होती है, समझ में आई बात। और सबसे लास्ट का प्रजनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, प्रजनन करेंगे तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी, समझ में आई बात। तो अणुओं में हलचल होती है भैया, ये सबसे मेन पॉइंट है। सर अणुओं में भाई कोई ऐसी चीजें हैं, कोई इतने छोटे छोटे जीव हैं जो हम अपने आंखों से नहीं देख पाते, कैसे पता लगाएंगे सजीव है निर्जीव? तो वो अणुओं से पता चलेगा, ठीक है। नहीं, तो ऐसे ही निर्जीव में क्या भाई, वृद्धि नहीं करते, श्वसन नहीं करते, भोजन नहीं लेते, क्योंकि वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, स्वयं गति नहीं कर सकते, वो अणुओं में उनमें कोई हलचल नहीं होती, प्रजनन नहीं करते। अगर कोई ऐसा पद तुम्हें मिलता है तो वो निर्जीव है, कोई ऐसा दिखाई देता है तो वो सजीव है। क्या इतनी बात समझ आई? बड़े अच्छे से समझ आई होगी। निर्जीव और सजीव का तुमने एकदम से एग्जाम्पल देख लिया होगा यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, क्या दिखाई देने वाली गति ही जीवन की पहचान है? क्या जो हमें दिखाई दे रहा है कि सर ये चल रहा है, जा रहा है, ये सजीव है या ये निर्जीव है, क्या हम उससे ही पहचान कर सकते हैं? नहीं भाई, केवल दिखाई देने वाली गति पर्याप्त नहीं है बताने के लिए कि कोई सजीव है या निर्जीव है। ये बात याद रखना, दिखाई देने वाली गति जीवन की के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। जैसे कि पौधा आपका क्या है भैया, वृद्धि नहीं दिखती। अगर किसी पौधे पर वृद्धि नहीं दिखती तो क्या वो सजीव नहीं है? तो क्या वो सजीव नहीं है?
अगर किसी की वृद्धि नहीं दिख रही तो वो सजीव है। गति अदृश्य होती है कोशिकाओं में, कोई कोशिका जो हमारी ये सेल है ना उनके अंदर गति अदृश्य होती है, जिसको हम नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी वो सजीव है, भले उसमें हमें ग्रोथ ना दिख रही हो, ठीक है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी गति स्पष्ट नहीं दिखती, बताया ना मैंने भी, कुछ छोटे छोटे जीव ऐसे होंगे जो दिख ही नहीं रहे भाई, उनकी गति कैसे पता लगा लेंगे। तो हम भाई श्वसन होता है लेकिन फिर भी उनमें श्वसन होता है, इसलिए वो सजीव होते हैं, इसलिए वो सजीव होते हैं। ऐसा है भैया विषाणु, वायरस, इसमें तो बहुत द्वंद है। द्वंद मतलब इसमें तो बस युद्ध चल रहा है एक प्रकार से, कोशिका संक्रमित करने तक आणविक गति नहीं, इसके इसलिए इसमें विवाद है भैया, इसलिए विवाद है। सर ये क्या है, आणविक गति का क्या मतलब है भैया? गति का मतलब ये है कि जब तक ये किसी सेल में नहीं जाएंगे, जिस ये सेल के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक ये कोई परिक्रिया नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, गति भी नहीं करते। तो हम कैसे पता लगा ले सर अगर ये हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर नहीं जा रहे तो सर ये कोई गति नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये ना श्वसन कर रहे, तो मतलब सर ये निर्जीव है। और जैसे ही सेल के अंदर गए इन्होंने सब काम करना स्टार्ट कर दिया, फैला दिया अपना वायरस, कोरोना वायरस याद है ना, ऐसे ही है। तो फिर क्या किया, आणविक गति नहीं करते, तो फिर हम क्या कहेंगे इसको भैया विषाणु जो है आपके सजीव है कि निर्जीव है। एक कंडीशन में तो ये कुछ नहीं कर रहे, तो दूसरी कंडीशन बॉडी के अंदर सेल में जाती है भैया, कोशिका के अंदर जाती है, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये विवाद का विषय बना हुआ है। तो निष्कर्ष ये है कि जीवन की असली पहचान अणुओं की गति है। तो मोलिकुलर मूवमेंट, अणुओं की गति ही आपकी जीवन की असली पहचान है। जहां अणु गति कर रहे हैं वो सजीव है, जहां गति नहीं कर रहे हैं वो निर्जीव है। समझ में आई बात? समझ में आई बात है ना? अब देखो भाई आणविक गति के बारे में समझ लो थोड़ा सा, आणविक गति क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है सजीव निर्जीव के लिए। देखो सजीव संरचना, जो सजीव संरचना है ना कुछ इस तरीके से भाई, अणु है, कोशिका है, उत्तक है, यानी कि तुम्हारे सेल हो गए, टिश्यू हो गए, सब कुछ है ना, सुव्यवस्थित और संगठित है। ये भाई एक जगह पर अच्छे से संगठित है, सुव्यवस्थित है, पूरी व्यवस्था से भगवान ने बना के आपको दिया है सब कुछ। समय के साथ विघटन होता है, समय के साथ साथ क्या होता है, पर्यावरण की वजह से विघटन होता है, कुछ खराबी आती है, टूटते फूटते हैं, सेल्स वगैरह टूटती हैं, समझ गए। तो पर्यावरण की वजह से इनकी व्यवस्था टूट जाती है। अब देखो आणविक गति क्यों जरूरी है। अगर अणु गति नहीं करेंगे, अगर अणु गति नहीं करेंगे तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो ये उत्तक है, ठीक है नहीं, जो ये कोशिका है, ये बहुत अच्छे से जो बहुत अच्छे से व्यवस्थित है हमारी बॉडी के अंदर, ये टूटना फूटना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर ये टूटेंगी, क्षतिग्रस्त होंगी, तो इनको सुधारने के लिए भी तो कुछ चाहिए, इनका मेंटेनेंस चाहिए या नहीं। तो अणु जो गति करेंगे तब इनका मेंटेनेंस होगा, इसलिए इनकी मरम्मत जरूर है। अणुओं की गति से ही मरम्मत संभव है, इसीलिए सजीव के लिए अणुओं की गति सबसे ज्यादा जरूरी है, मोलिकुलर मूवमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? और भैया ये जो मरम्मत करते हैं ना, ये जो मरम्मत हो रही है ना, यही आपका जीव प्रक्रम है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रक्रिया हमें जिंदा रहने में मदद कर रही है, जो प्रक्रिया हमारी पूरी बॉडी को सही रखने में मदद कर रही है, या ऐसा कह सकते हैं जो प्रक्रिया हमारी जान बचाने के लिए जो प्रक्रियाएं हो रही हैं पूरे शरीर में, उसको ही जीव प्रक्रम बोलते हैं। जीवों की संरचना पर पर्यावरण के प्रभाव से बिगड़ती रहती है, जो जीवों की संरचना है पर्यावरण के प्रभाव से बिगड़ती रहती है। हमारे अंदर क्या है भैया, कुछ ना कुछ चीजें खराब होती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं पर्यावरण के प्रभाव से। इसे ठीक रखने के लिए अणुओं को लगातार गतिशील रहना जरूरी है। इसे ठीक रखने के लिए अणुओं को गतिशील रहना बहुत जरूरी है। इसको ही जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का आधार माना गया है। अगर अणु गति नहीं करेंगे तो जीव प्रक्रम का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, और जीव प्रक्रम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भैया यही है आपका जीव प्रक्रम, समझे? यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई बात? यही है आपका जीव प्रक्रम। इसकी परिभाषा देख लो, वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि जो जीवन की जान बचाते हैं, जीवन के अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी सारी चीजें उनको मेंटेन करने की जो प्रक्रिया है उनका सम्मिलित रूप। एक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा मैं, एक की नहीं, बहुत सारी प्रक्रिया हमारे अंदर हो रही है, कोई किसी चीज को सही कर रहा है, कोई किसी चीज को, लेकिन उन सभी का सम्मिलित रूप, उन सभी का मिलाकर जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, जो पूरा प्रक्रम हो रहा है, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, उसको ही जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, उसको ही लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं।
क्या ये डेफिनेशन याद रहेगी? और इसको नोट कर लो, मेरी क्लास में नोटबुक पेन होनी चाहिए, साथ साथ नोट्स बनाओ। कुछ बातें मैं बोलता रहता हूँ यहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो उनको नोट कर लिया करो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के। और भैया ये रही परिभाषा, आपके हर साल बोर्ड में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर बता रहा हूँ तुम्हें। ये परिभाषा हर साल बोर्ड में आती है। और भैया जैव प्रक्रम के 4 टाइप हैं। कितने टाइप्स हैं इसके भैया? 4 टाइप्स हैं इसके, 4 प्रकार हैं इसके। 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। वे मुख्य 4 जैव प्रक्रम के प्रकार कौन से? एक तो है पोषण, एक है श्वसन, एक है वहन, एक है उत्सर्जन। यानी कि अगर ये सभी चीज मेंटेन रहेगी तो समझ लो हम जिंदा हैं, वरना हम जिंदा नहीं है। सिंपल सी बात ये है बस। भाई सबसे पहला काम क्या है? हमारी बॉडी को पोषण चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए, तो वो भोजन से मिलेगी। फिर हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो वो श्वसन से मिलेगी। फिर वहन, यानी कि जो हमने ऑक्सीजन ली और भोजन लिया, अब ऐसा तो नहीं है कि वो ऑक्सीजन और भोजन हमारी बॉडी में खुद ही चला जाएगा सारी जगह। उसको वहन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीजें होती हैं उनका संचालन वो भी जरूरी है। और भाई उत्सर्जन, अब हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, कुछ हानिकारक पदार्थ बन गए, उनको बाहर निकालना भी जरूरी है। तो ये 4 के 4 प्रोसेस ही लाइफ प्रोसेस है, इसी से हमारी जिंदगी चलती है। तो समझ में आई बात? हमारी जिंदगी को बनाए रखने के लिए जितने भी प्रोसेस अंदर हो रहे हैं, जितनी प्रक्रिया हो रही हैं, उनका सम्मिलित रूप ही भैया आपका जैव प्रक्रम है। इसके 4 प्रकार हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। मजा आ गया। चारों प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और ये पूरा चैप्टर इन 4 प्रकार पे है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो एक एक लेक्चर में। जैसे मैं इससे अगले वाला लेक्चर लाऊंगा उसमें पोषण पढ़ाऊंगा, उससे अगले वाला लेक्चर लाऊंगा उसमें पोषण का दूसरा पार्ट पढ़ा सकता हूँ। ऐसे पार्ट वाइज पढ़ते जाएंगे, समझ में आई बात? लेकिन आज बस इनका तुम्हें बता रहा हूँ ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब क्या क्या ये होते हैं और क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन, ऊर्जा के स्रोत, भोजन को शरीर के अंदर लेने का जो प्रक्रिया होती है। हमारा जो भोजन है हमने खाया, यानी कि बॉडी को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए तो जो भोजन हमने खाया उस भोजन को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, भोजन हमने खा तो लिया, लेकिन वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद यूटिलाइज होगा बॉडी में, शरीर में लगना, जिसको बोलते हैं कि तेरे शरीर में तो खाना नहीं लग रहा, जैसे मेरे लग रहा भाई, है ना, कि खाना नहीं लग रहा तुम्हारे में खाना लग रहा है, यानी कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो पूरा प्रोसेस, पूरा प्रक्रम भैया आपका पोषण होता है, न्यूट्रिशन। क्या इतनी बात आई समझ में? जीव इससे ऊर्जा, जीव को इससे क्या क्या मिलती है भाई? न्यूट्रिशन से, भोजन से क्या क्या मिलता है भाई? ऊर्जा मिलती है, कच्ची सामग्री दोनों प्राप्त करते हैं। ऊर्जा और कच्ची सामग्री जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है वो सब यहाँ से मिल जाता है। समझ में आई बात? अब देखो एक ये पॉइंट याद रखना नोट करके, पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित ज्यादा है, और जो हमारे जो अधिकांश खाने वाली चीजें वो कार्बन पर ही आधारित है, इसीलिए जरूरी है भाई। हमारी जो पृथ्वी है वहां पर कार्बन आधारित जीवन है। अब कार्बन आधारित जीवन है तो कार्बन आधारित हमारा खाना होगा, तभी तो वो हमें एनर्जी प्रदान करेगा। ठीक है। अब पोषण के भी 2 प्रकार होते हैं भैया। पोषण के 2 प्रकार है, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोफिक, स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सर हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं किचन के अंदर जाके। अबे नालायक, वो हम खाना बना नहीं रहे, वो तो तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, नालायक गधे, वो तो हम बना बनाया खा रहे हैं, समझ रहा नहीं? अपना भोजन खुद बनाने का मतलब है जैसे पेड़ पौधे ना तो किसी के यहाँ से दाल लेके आते, ना किसी के यहाँ से आटा लेके आते, ना उन्हें किसी चीज की जरूरत, उन्हें केवल सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल, ठीक है नहीं, जिसकी मदद से वो अपना क्या बना लेते हैं? खाना बना लेते हैं। इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आई बात या नहीं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनको भैया CO2 प्लस H2O से सनलाइट की मदद से अपना खाना बना लेते हैं। एग्जाम्पल है सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु भी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। समझ में आई बात? और दूसरा है भाई विषमपोषी, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखिए शेर का चेहरा लगा हुआ है तो दूसरों पर ही निर्भर है। हम भी दूसरों पर निर्भर है भाई, हम भी पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर खेती नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जटिल पदार्थों का एंजाइम में तोड़ते हैं भैया। और एग्जाम्पल है इनका सभी जीव और जितने भी फंजाई होते हैं, ये सभी क्या है? आपके विषमपोषी। अरे सर मजा आ गया। पोषण क्यों जरूरी है? अच्छा बताओ। शरीर की मरम्मत के लिए, ठीक है गुरुजी, हमारी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, हमें ऊर्जा लेने के लिए, तीनों के लिए पोषण बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो इस पोषण को हम फिर बाद में पढ़ेंगे एक एक पार्ट में अच्छे से। फिर दूसरा पार्ट आता है श्वसन। श्वसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन होता क्या है भाई? ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका है श्वसन भी। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना,
तथा कोशिकाई आवश्यकता के अनुसार, जो हमारी सेल की आवश्यकता है, कोशिकाओं का आवश्यकता है, खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना। यानी कि हमने पोषण तो ले लिया, खाना तो ले लिया, लेकिन उसका विघटन कौन करवाएगा? वो अलग अलग भागों में टूट के हमारी बॉडी में कैसे जाएगा भैया? तो वो जो अलग अलग भागों में टूटेगा उसका विघटन होगा, वो किसकी मदद से होगा? ऑक्सीजन की मदद से होगा। ठीक है लिए, तो इसीलिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो हमारी कोशिकाओं की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार हम खाद्य स्रोत के विघटन में उसका प्रयोग करते हैं और इसको ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का, ये पूरा श्वसन का प्रोसेस ही है। समझ में आई बात? ये है श्वसन का प्रोसेस। अब श्वसन प्रक्रम होता कैसा है, यानी कि श्वसन की जो प्रोसेस है वो कैसा होता है? भाई ग्लूकोज ग्रहण करते हैं, भोजन से ग्लूकोज मिलती है, फिर ग्लूकोज को भैया विखंडन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की मदद से, बिना ऑक्सीजन की मदद के भी हो जाता है। फिर तीसरा भाई ऊर्जा वहां से निकलती है, फिर वहां से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और जो ऊर्जा निकलती है भैया, वो जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे फिर बॉडी में मिलती है हमें एटीपी के रूप में। ठीक है, फिर CO2 और जो H2 है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होते उनको हम फिर बाहर निकाल देते हैं। यह पूरा प्रोसेस होता है श्वसन का। इसको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य कुछ यहाँ पे, एक कोशिकाई जीव सतह से सीधे कैसे रहते हैं? देखो दो प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकाई और बहुकोशिकाई, यानी कि एक तो यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। समझ में आई बात? इसके बारे में मैं अभी लेके आया हूँ, अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन एक कोशिकाई जीव जो होते हैं ना, जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट, एक ही कोशिका होती है, सतह से सीधे कैसे ले लेते हैं? सतह से सीधे कैसे ले लेते हैं? और डायरेक्ट वो, क्योंकि पूरी सतह जो होता है ना, उनकी पूरी बॉडी है ना, वो पूरी सतह से लगी होती है, तो वहीं से वो खाना, गैस कहीं से भी ले लेते हैं वो। बहुकोशिकाई जीव क्या है भाई? उसको एक विशेष अंग की जरूरत पड़ती है, उसको एक विशेष अंग की जरूरत पड़ती है गैस लेने के लिए, जिसका जो नाम है फेफड़े। समझ में आई बात? और जो पौधे हैं वो स्टोमेटा से आदान प्रदान करते हैं, जिसको रंध्र बोलते हैं। और जो जलीय जीव है वो भाई जल में घुली O2 उपयोग करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? अब ये रहा तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वो H2O वहां से बना, और साथ में वहां से बहुत सारी क्या निकली भैया? ऊर्जा, जो हमारी बॉडी में जाके यूटिलाइज हो जाएगी, हमारे शरीर को लग जाएगी, मिल जाएगी, हम ताकतवर बन जाएंगे, हम बचे रहेंगे, हम अपना काम करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। किसकी वजह से? इसी की वजह। समझ में आई बात? तो भाई वायवीय श्वसन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हम बाद में पूरा पढ़ने वाले हैं अच्छे से। देख भाई वहन, अब तीसरा है आज का वहन या उत्सर्जन। वहन या उत्सर्जन, वहन और उत्सर्जन दो पॉइंट रह गए, दोनों एक साथ देख लो। वहन मतलब ट्रांसपोर्ट कर देना, यही समझ ले भाई, हमने श्वसन किया, ऑक्सीजन आई, ब्रेक डाउन किया खाने का, ग्लूकोज का, जो हमारा विघटन हो गया, अब उसको बॉडी के अंदर लेके भी तो जाना है। अब मान लिया भाई हमने खाना खा लिया, पोषण ले लिया, ठीक है, पोषण लेने के बाद श्वसन से ऑक्सीजन लेके हमने ब्रेक डाउन भी करा लिया, उसको तोड़ लिया, ठीक है। अब उसको तोड़ने के बाद उसको पूरी बॉडी में लेके भी तो जाना है भैया। अब ऐसा थोड़ा ही है कि हम एक सेल के हैं, एक कोशिका के हैं, एक कोशिका के मतलब कि हमने यहाँ पे खाना रख दिया, वो खाना इधर से चला गया, भाई ये हाथ के लिए हो गया, यहाँ खाना रख दिया, ये हाथ के लिए, यहाँ रख दिया, चलो सर वो पेट के लिए खाना हो गया। नहीं, हम तो एक ही जगह से खाते हैं ना, अब वो पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है, इसलिए वहन जरूरी है भैया। तो भोजन प्लस ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए वहन जरूरी है। समझ में आई बात? एक कोशिकाई जीव, जो एक कोशिका के जीव होते हैं, जिनके अंदर एक ही कोशिका है, हमारे अंदर तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, लेकिन एक कोशिका है जिसके अंदर है ना भैया, वो विसरण यानी कि डिफ्यूजन से सभी जरूरतें पूरी होती हैं, वो विसरण से उसकी सभी जरूरतें पूरी हो जाती है, ये भी बताऊंगा क्या होता है। और बहुकोशिकाई जीव विशेष वहन तंत्र की जरूरत होती है, जैसे रुधिर हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इनकी जरूरत होती है भैया, क्या बॉडी के अंदर हमें वो करने की विशेष वहन तंत्र है, यानी कि ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर खाने को पहुंचाते हैं। समझ में आया? जैसे ब्लड हो गया, वही है रुधिर, ठीक है। अब उत्सर्जन क्या है? अब भाई जब हमारे अंदर खाना गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं हुई, बहुत सारी अभिक्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, अभिक्रियाएं होंगी तो जो अच्छी चीजें हैं वो भाई वहन के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में चली जाएंगी, वो हमारी पूरी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, बॉडी उसको लेने से इनकार कर देती है, तो वो बाहर निकालना जरूरी होता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं में हानिकारक उपोत्पाद बनते हैं भैया, उपोत्पाद जो बनते हैं ये पदार्थ जहरीले होते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको निकालना जरूरी होता है, ठीक है। नहीं, तंत्र क्या है? बहुकोशिका जीवों में भैया विशेष अंग होते हैं, वक्र हो गया, रंध्र हो गया, यहाँ से हम बाहर इनको निकालते हैं। चलो ठीक है, ये देखिए डिफ्यूजन बताया था ना मैं, एक कोशिका वाले करते हैं विसरण, बिना ऊर्जा के पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, यही विसरण होता है। अब एक कोशिका और बहुकोशिका जीव में क्या अंतर है? अंतर देख लो भैया, सॉरी भाई, उदाहरण क्या है?
एक कोशिका मतलब जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इस प्रकार का कुछ आपने एक जीव फोटो वगैरह देखा होगा अपनी बायोलॉजी के अंदर, किताब के अंदर, है ना, ऐसा कोई जीव देखा होगा। तो ये क्या है भैया, तुम्हारा अमीबा है, ये एक सेल का है, ये अमीबा है एक सेल का, इसमें एक ही सेल है, बस एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका है इसके अंदर। और बहुकोशिका जैसे मनुष्य खुद को देख लो, पेड़ पौधों को देख लो, बहुकोशिका हैं, ठीक है नहीं, इनमें बहुत सारी कोशिका हैं। भाई गैस का विनिमय कैसे होता है, ये पूरी सतह से गैस ले सकता है, ये पूरी सतह से गैस ले सकता है, लेकिन हम तो केवल फेफड़ों वगैरह से ही गैस लेते हैं, ठीक है। कुछ अंग है, भोजन ग्रहण करना, ये पूरी सतह से भोजन ग्रहण कर लेगा, पूरी सतह से कहीं से भी भोजन ग्रहण कर लेगा। मान लो इसका भोजन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से ग्रहण कर लेगा, यहाँ भोजन है इधर से खा लेगा उसको, यहाँ भोजन है इधर से खा लेगा, ये कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन हम तो केवल एक विशेष अंग से ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जिसका नाम है मुख, यानी कि मुखड़ा, यानी कि मुंह, ठीक है। चलो फिर वहन होता है भाई, वहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने खाना खाया, आपने श्वसन किया, ऑक्सीजन ली, उसका विघटन हो गया, यानी कि वो ब्रेक डाउन भी हो गया, लेकिन उसको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए ये तो विसरण कर देता है भैया, इसके लिए तो विसरण पर्याप्त है, ठीक है नहीं। जो अभी बताया था ना विसरण, ये रहा ऊर्जा के पदार्थों का अधिक सांद्रता से, यानी कि जो अधिक सांद्रता है उससे कम सांद्रता की ओर वो अपने आप चला जाता है ऊर्जा वाला। लेकिन हमारे लिए तो भैया वहन तंत्र जरूरी है, यानी कि इसे पहुंचाने के लिए कुछ तो तंत्र चाहिए, जो है हमारा रुधिर और जाइरम, ठीक है नहीं, इसके थ्रू हम पहुंच जाते हैं। अब ऐसा ही उत्सर्जन, अब बॉडी में सर जी बहुत सारी अभी क्रियाएं हुई, बॉडी ने अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण कर ली, हमने वहन किया, लेकिन उसके अलावा भी उसने कुछ चीजों को मना कर दिया कि भैया ये मेरे लिए हानिकारक है, ये नहीं मैं ग्रहण करूं। तो अगर वो ग्रहण नहीं करेगी तो भैया उसके लिए विशेष अंग है वक्र, उससे हम उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ ये सतह से ही कर लेता है, सारे काम सतह से कर लेता है एक सेल वाला, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, यानी कि जो एक कोशिका वाला है वो तो सब ऐसे यहाँ से कर लेगा। बहुकोशिकीय जो है ना, उसके लिए अलग अलग तंत्र बनाए गए हैं। बोर्ड में पूछा जाता है बहुकोशिकीय जीव में विसरण क्यों अपर्याप्त है, क्यों अपर्याप्त है बहुकोशिकीय में विसरण? क्योंकि हर अंग अपना अलग अलग काम करता है, कोई भी अंग बाहर नहीं, हम अपने अंग को बाहर निकाल के अलग अलग रखते हैं और सतह के संपर्क में आके सब काम कर ले। हमारे सभी अंग जो हमारे अंदर हैं वो सतह के संपर्क में नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो भैया वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, उनके लिए एक विशेष अंग बनाया गया है हर चीज के लिए, इसीलिए हमारे अंदर विसरण नहीं होता, विसरण अपर्याप्त है, विसरण अपर्याप्त है। बहुकोशियों के अंदर एक कोशिका वाले पूरी सतह से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसमें विसरण हो सकता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये लिखा हुआ सभी कोशिकाएं पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं ना वो संपर्क में नहीं रहती पर्यावरण के, इसलिए डायरेक्ट काम नहीं होता। पता है बॉडी के अंदर है सब कुछ, क्लियर है। तो ये भाई बोर्ड एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी तुम्हारे लिए, जो प्रक्रम से आप क्या समझते हैं इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, ये फिर से आ गया। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण से कभी कोशिकाओं की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, इसीलिए साधारण विसरण बहुकोशिका यानी कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम उससे ऊर्जा वगैरह प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते। कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कोई सजीव है या नहीं? क्या केवल गति देखकर, क्या केवल श्वसन देखकर? नहीं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बताता आणविक तुम्हारा होता है ना गति, यानी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यदि किसी भी वस्तु में अणुओं की गति हो रही है तो समझ लो वह सजीव है, अगर अणुओं की गति नहीं हो रही तो वह निर्जीव है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किस प्रक्रम को आवश्यक मानते हैं? हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या जरूरी है? भैया जीवन के अनुरक्षण के लिए ज्या प्रक्रम जरूरी है। ज्या प्रक्रम के 4 भाग हैं, आपका पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, चारों के चारों जरूरी है। समझ में आई बात, समझ में आई। या आज हमने क्या क्या देखा, सजीव की असली पहचान देख ली, अणुओं की गति, ज्या प्रक्रम क्या होता है वो देख लिया, पोषण उसके 4 के 4 हमने पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अगले पार्ट में हम एक एक चीज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी एक एक चीज, क्या हम इसमें पढ़ने वाले क्या है, बस यही बताया है और थोड़ा थोड़ा उनका आइडिया दिया है। अगले लेक्चर में पोषण पढ़ाऊंगा, ठीक है, मजा आएगा पूरा, खाने से रिलेटेड सारी चीजें सीखेंगे। फिर श्वसन पढ़ेंगे, कैसे ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है ना, एक एक चीज पढ़ते जाओगे। फिर वहन पढ़ेंगे कि चलो हमने खाना खा लिया सर और श्वसन से ऑक्सीजन ले ली, अब वहन कैसे होगा, कहाँ कहाँ से होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उत्सर्जन कैसे होगा, पूरा चैप्टर है। और भाई यहाँ से ना सवाल आता ही आता है, 100% हर साल सवाल आएगा और ज्यादा मार्क्स में आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पूरी सीरीज चला रहा हूँ, 6-7 पार्ट इसके ले आऊंगा, छोटे छोटे 20-20 मिनट के, उसमें सब कुछ। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, पूरा आइडिया लगा होगा, मजा आने वाला है। हर रोज शाम को 8 बजे मिलना मेरे साथ में ऐसे ही,
क्लास आएगी यहाँ पर। और भैया अपना प्यार बनाते रहो, कमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ मुझे बताते रहो, तभी मैं आगे तुम्हारे लिए और अच्छे से करता रहूँगा। और भैया लाइक करो, शेयर करो, अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करके रख ले अगर तू नया है तो भैया, पुराना है जब भी सब्सक्राइब कर ले। और मिलता हूँ अगले लेक्चर में पोषण के साथ। जय हिंद।